हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान सीएचओ स्पेशल क्लास के अंदर ओबीजी पार्ट 7। इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो सीएचओ के एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग जो है सिर्फ नॉरसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जो है जल्द मैं एनक्लास सीरीज स्टार्ट करूँगी यूट्यूब पे। तो आप सब लोगों को उसके अंदर जुड़ना है और अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहना है। जहाँ कहीं पे भी स्टूडेंट को क्या करना होता है, जहाँ कहीं पे भी आपको नॉलेज मिलता है अच्छा आप ज़रूर वहाँ से पढ़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इधर उधर फालतू अपना टाइम वेस्ट करें। आपको भी अपना जो एक शेड्यूल बनाना है पढ़ने के लिए और उस शेड्यूल के हिसाब से लगातार पढ़ाई करनी है। लगातार जो है हर दिन खुद को एक चैलेंज देवे, जो है हर दिन खुद के लिए छोटे छोटे टारगेट सेट करें कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो वो सारे टॉपिक क्लियर करते हुए जो है आप अदर एक्स्ट्रा चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं। खुद के टारगेट को ज़रूर पूरा करें। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आपके सामने। यदि किसी फीमेल के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का जो डेट है वो क्या है, 11 अगस्त 2012 है, तो उसकी ईडीडी क्या होगी, ईडीडी निकालनी है। तो जब भी कभी भी ईडीडी निकालने की बात आती है तो एक रूल्स पढ़ते हैं अपन ईडीडी निकालने का, नेगेल्स रूल जो पढ़ते हैं। क्या नाम है उस रूल्स का? नेगेल्स रूल होता है, एक नेगेल्स रूल होता है। इसके अकॉर्डिंग अपन ईडीडी निकाल सकते हैं। नेगेल्स रूल कहता है किसी भी फीमेल का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर आप 9 मंथ ऐड करो और उसके अंदर भी क्या करो, 7 दिन ऐड करो। इससे आप क्या है किसी भी फीमेल की ईडीडी निकाल सकते हैं। तो अगर जो इसके अंदर डेट मेंशन है, अगर 11 अगस्त इसकी एलएमपी है, इसके अंदर आप 9 मंथ ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 11 मई पे। कहाँ पहुँच जाओगे, 11 मई पे। और 11 मई के अंदर आप 7 डे ऐड करोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 18 मई। यानी कि इसकी ईडीडी क्या हो गई, 18 मई 2013। किसी भी फीमेल की लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर 9 मंथ ऐड करके प्लस 7 डे करके आप उसकी ईडीडी निकाल सकते हो। तो ये कहाँ पे मेंशन है, 18 मई 2013 जो है इस फीमेल की क्या है, ईडीडी है। इस ईडीडी से अगर 2 वीक बाद में बच्चा पैदा होता है तो भी वो नॉर्मल कंडीशन मानी जाती है, और इस ईडीडी से अगर 2 वीक पहले भी बच्चा पैदा हो जाता है तो भी उसको नॉर्मल माना जाता है। तो नेगेल्स रूल क्या होता है, एलएमपी प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करके आप किसी भी फीमेल की ईडीडी डेट निकाल सकते हैं। डेट ऑफ ईडीडी का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी माना जाता है। इसकी फुल फॉर्म से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है सीएचओ के अंदर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू अपना है, निम्न में से कौन सा हाइड्रिडिफॉर्म मोल का लक्षण नहीं है। हाइड्रिडिफॉर्म मोल क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। हाइड्रिडिफॉर्म मोल का मतलब होता है जो अपनी कोरियन होती हैं, कोरियन क्या करती हैं, आगे जाकर के प्लेसेंटा का डेवलपमेंट करती हैं। उस स्ट्रक्चर का क्या होता है, कोरियन का कार्सिनोमा होता है। कार्सिनोमा का क्या मतलब है, कैंसरस ग्रोथ जिसको अपन बोलते हैं। तो कोरियन का कार्सिनोमा होता है और उसकी अवर ग्रोथ होती है और सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर से पूरा यूट्रस भर जाता है, जिसको अपन बोलते हैं अंगूर के गुस्से के समान पूरी स्ट्रक्चर से यूट्रस भर जाता है। उसके अंदर फीटस का नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होता है। तो इसने पूछा है इस बात से रिगार्डिंग कौन सी 3 बातें इसके अंदर होती हैं और एक कौन सी नहीं होती है, ये आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एसजी हार्मोन, ऑप्शन बी के अंदर एमनोरिया, ऑप्शन सी के अंदर क्विकनिंग और ऑप्शन डी के अंदर एब्सेंस ऑफ फीटल हार्ट रेट। अगर ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल एसजी इस मोलार प्रेगनेंसी रिगार्डिंग बिल्कुल सही बात है। हार्ट रेट इसके अंदर अपने नहीं सुन सकते, क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता ही नहीं है। क्या होता है, कोरियन का कार्सिनोमा होता है, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर से पूरा यूट्रस भर जाता है। तो ऐसी कंडीशन में फीटल हार्ट रेट अपन नहीं सुन सकते, ये बात सही है। इसके अलावा ऑप्शन बी के अंदर जो लिखा है एमनोरिया, ये प्रेगनेंसी है इसीलिए फीमेल के अंदर एमनोरिया प्रेजेंट रहता है कुछ टाइम तक। और ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एसजी हार्मोन, तो एसजी हार्मोन का क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है मोलार प्रेगनेंसी के अंदर। एचजी जो हार्मोन है ये क्या है, कोरियन ही बनाती है उसको, और कोरियन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है तो एसजी हार्मोन भी क्या है, बहुत ज़्यादा बनता है। तो एसजी हार्मोन का लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन ऑप्शन सी के अंदर जो लिखा है क्विकनिंग, ये हाइड्रिडिफॉर्म मोल प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फीटस का डेवलपमेंट होता नहीं है। और जब फीटस नहीं है तो किसका मूवमेंट मदर फेल्ट करेगी। तो ये क्विकनिंग जो होती है ये मोलार प्रेगनेंसी के अंदर नहीं होती, ये बात बिल्कुल सही है। क्विकनिंग क्या होती है, हमने कल पढ़ा था, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर फील करती है उसको अपन क्विकनिंग बोलते हैं। मल्टीपेरस 16 वीक पे इस फर्स्ट फीटल मूवमेंट को फेल्ट कर पाती है, और जो प्राइमी पेरस होती है वो कब कर पाती है, 18 वीक ऑफ जेस्टेशन पे कर पाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एबॉर्शन का कारण हो सकता है। एबॉर्शन के क्या कारण होते हैं ये आपसे पूछा जाता है। और ओबीजी के अंदर जब भी एमसीक्यू बनाने की बारी आती है तो एबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी और जो है
इसके अलावा प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और लेबर, ये बहुत जो है हाईलाइटेड पॉइंट रहते हैं जहाँ से एमसीक्यू हर बारी बनते हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी हो। तो एबॉर्शन का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए के अंदर लिखा है सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है हार्मोनल इम्बैलेंस और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ऑल ऑफ दी अबोव। तो एबॉर्शन की जो है WHO ने एक परिभाषा दी है कि एबॉर्शन आप कब कहोगे। तो WHO ने जो एक परिभाषा दी वो क्या है, वो जो है प्रेगनेंसी जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका वेट कितना, लेस देन 500 ग्राम उसका वेट है, वो प्रेगनेंसी कितनी है, लेस देन 22 वीक है, अगर दिनों के अंदर पूछे तो वो कितनी है, 154 डेज से कम की प्रेगनेंसी है। ये तीनों कंडीशन को फॉलो करते हुए कंसेप्चुअल प्रोडक्ट का अगर एक्सपल्सन हो रहा है तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एबॉर्शन बोलते हैं। और ये परिभाषा किसने दी है, WHO ने दी है। आपसे इसको सिर्फ जो है इसकी डेफिनेशन से भी आपको एग्जाम में MCQ पूछा जा सकता है। तो सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ये इसका मोस्ट कॉमन कोज माना जाता है एबॉर्शन का। ऐसी फीमेल जिसके अंदर रिकरेंट एबॉर्शन होता है उसका कारण क्या होता है, सर्वाइकल इनकम्पिटेंस होता है। कुछ हफ्तों की प्रेगनेंसी होने के बाद में शरीर का ऑटोमेटिकली डायलेशन हो जाता है और जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट है उसका एक्सपल्सन हो जाता है। ऐसी कंडीशन रिकरेंट एबॉर्शन के साथ में ज़्यादा रहती है। इसके अलावा क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटी का क्या मतलब है, जो मदर और फादर के जो जीन है क्रोमोसोम उसी के अंदर डिफॉल्ट है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी एबॉर्शन हो सकता है। हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी एबॉर्शन होता है। कुछ जो फीमेल रहती हैं अल्डरली मदर हो जाती हैं, जिनकी एज 35 से अबव होती है, उसको अपन अल्डरली मदर कहते हैं। और अमेरिका के अंदर अल्डरली मदर कब हो जाती है, 30 ईयर ऑफ द एज के बाद हो जाती है। तो अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड है इसके अंदर अल्डरली मदर कब माना जाता है, 35 ईयर की एज के बाद। तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर डिटेक्ट होती है। उन फीमेल के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस होने की कंडीशन ज़्यादा रहती है। तो ऐसी कंडीशन में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो HCG हार्मोन के और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के इंजेक्शन उनके कुछ टाइम तक लगाए जाते हैं। तो जो हार्मोन जो है इम्बैलेंस होना भी एबॉर्शन का कारण है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एबॉर्शन के ये सारे कारण माने जाते हैं, लेकिन रिकरेंट एबॉर्शन का कारण अगर आपको पूछे मोस्ट कॉमन तो आपको सर्वाइकल इनकम्पिटेंस जवाब देना है। और क्लिनिकली जो है रिकरेंट एबॉर्शन कब माना जाता है, तो कई बार एग्जाम के अंदर जो है आपको एबॉर्शन के टाइप से भी MCQ पूछा जाता है। तो पहला टाइप इसका है थ्रेटेंड एबॉर्शन, है ना, क्या है थ्रेटेंड एबॉर्शन जो है ये एबॉर्शन कैसा होता है, इस एबॉर्शन के अंदर जो है धमकी देने वाला, थ्रेटन का क्या मतलब होता है, धमकी देने वाला जो एबॉर्शन है वो कौन सा है, थ्रेटन्ड एबॉर्शन है। ऐसी कंडीशन में क्या है, एबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर इसको टाइमली मैनेजमेंट किया जाए तो यहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अपन कर सकते हैं। क्या है, प्रेगनेंसी को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। एकमात्र एबॉर्शन का टाइप है जहाँ से प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका नाम है थ्रेटन्ड एबॉर्शन। इसमें क्या है, एबॉर्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है और उसी वक्त अपने को पता चलता है और अपन इसका मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो यहाँ से प्रेगनेंसी को अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा जो टाइप रहता है एबॉर्शन का, इनहेविटेबल एबॉर्शन रहता है। कौन सा रहता है, इनहेविटेबल एबॉर्शन रहता है। इनहेविटेबल एबॉर्शन के अंदर क्या है, एबॉर्शन की जो प्रोसेस है वो वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ से एबॉर्शन को कंटिन्यू अपन नहीं कर सकते, जहाँ से अपन प्रेगनेंसी को कंटिन्यू अपन नहीं कर सकते। एबॉर्शन की वो प्रोसेस वहाँ तक पहुँच गई है जहाँ से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं किया जाता, उसको अपन बोलते हैं इनहेविटेबल एबॉर्शन। इसके अलावा तीसरा इसके अंदर टाइप रहता है इनकम्प्लीट एबॉर्शन। क्या रहता है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। और अगर आपको एग्जाम के अंदर पूछे क्लिनिकली जो ज़्यादा एबॉर्शन के केस देखे जाते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाले। ऐसी फीमेल जो है उनको नॉलेज नहीं होता, कई बार वो MTP की टेबलेट खा लेती है या ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी से एबॉर्शन होना स्टार्ट होता है। जब तक जो है कंसेप्चुअल प्रोडक्ट पूरा एक्सपेल आउट नहीं होता है तब तक पर वेजाइनल ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। इसीलिए जो इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाले केस रहते हैं लास्ट में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होती है, तब वो हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। तो क्लिनिकल केस सबसे ज़्यादा कौन से देखे जाते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाले। और जब इनकम्प्लीट एबॉर्शन वाला मरीज आता है तो इसको वाइटली स्टेबल करने के बाद में इसके अंदर DNC प्रोसेस जो है की जाती है, डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज वाली प्रोसेस करके यूट्राइन कैविटी को खाली किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एबॉर्शन का मैनेजमेंट बोला जाता है। इसके अलावा एक और एबॉर्शन का टाइप रहता है जिसका नाम है मिस्ड एबॉर्शन। मिस्ड एबॉर्शन, और ये कैसा होता है, साइलेंट एबॉर्शन। इसके अंदर क्या है, एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है और बच्चा यूट्रस के अंदर रहता है और पता भी नहीं चलता है। और जो है ये मिस्ड एबॉर्शन फीमेल के लिए जो है कई बार बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। फीमेल को पता नहीं चलता है कि उसका बच्चा खत्म हो चुका है अंदर, और ऐसी कंडीशन के अंदर जो है मरीज़ को गया है DAC की कंडीशन जो है हो जाती है, और वह कंडीशन आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है।
तो ये मिस्ड एबॉर्शन जिसको साइलेंट एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक टाइप रहता है रिकरेंट एबॉर्शन, है ना, एक जो ज़्यादा पूछा जाता है जिसका नाम है रिकरेंट एबॉर्शन। तो रिकरेंट एबॉर्शन कब मानते हैं, जब 3 से किसी फीमेल की पूरी लाइफ के अंदर 3 से ज़्यादा जो है एबॉर्शन हो गए ऑटोमेटिकली, तो उसको अपन रिकरेंट एबॉर्शन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सेप्टिक एबॉर्शन रहता है इन्फेक्शन वाला, और इसके अलावा एक इंड्यूज एबॉर्शन के टाइप भी अपन पढ़ते हैं जो लीगली और इलीगली होते हैं। लीगली के अंदर अपन जो एमटीपी करते हैं वो क्या है, लीगली है, और इंड्यूज एबॉर्शन होते हैं इलीगली, जो है लोग जो है बिना बताए क्या है टैबलेटें खा करके एबॉर्शन करवाते हैं, उसको अपन इलीगल इंड्यूज एबॉर्शन कहते हैं। तो ये एबॉर्शन के कुछ टाइप हैं, और मैनेजमेंट इनका जो है सिम्टोमेटिक रहता है, और ज़्यादातर ऐसी कंडीशन के अंदर क्या है डीएनसी परफॉर्म करके यूट्राइन कैविटी को खाली किया जाता है। तो ये तो था एबॉर्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, टोकोलाइटिक ड्रग आर यूज्ड अगेंस्ट, टोकोलाइटिक ड्रग जो है ये किसके अगेंस्ट यूज की जाती है। ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन सी है मिथार्जिन, और ऑप्शन डी है ऑल। तो टोकोलाइटिक एजेंट कौन होते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट कौन होते हैं, वो एजेंट जो क्या करे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करे, वो एजेंट जो क्या करे इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करने वाले एजेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं, जिनका एक्शन कहाँ रहता है यूट्रस पे, और इसके कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं टोकोलाइटिक एजेंट। तो ऑप्शन ए के अंदर लिखा है ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, तो इसके अगेंस्ट काम करेगा टोकोलाइटिक ड्रग। और ऑप्शन बी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन भी लोकल हार्मोन होता है, ये भी सर्वाइकल डायलेटेशन में हेल्प करता है, और कार्बोप्रोस्ट इसका एग्जाम्पल है, तो इसके भी अगेंस्ट काम करेगा। मिथार्जिन क्या करता है यूट्रस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है विद इन सेकेंड के अंदर, तो वो ड्रग रहती है मिथार्जिन, तो मिथार्जिन के अगेंस्ट भी टोकोलाइटिक काम करेगा। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। टोकोलाइटिक एजेंट कौन से होते हैं, जो क्या है यूट्राइन कैविटी के अंदर होने वाले कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देता है। तो ये तीनों जो एजेंट ऑप्शन ए बी सी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाने वाले हैं, तो इनके अगेंस्ट काम करने वाले कौन होते हैं, टोकोलाइटिक एजेंट होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू अपने, फीटस में बोन मसल्स का निर्माण कौन करता है, बोन और मसल्स जो फीटस के अंदर बनती है उसका निर्माण कौन करता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, एमनियन। तो जो है जब अपन फीटल जाइगोट का जब डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो जो है जर्म सेल बनती है, जर्म सेल जो होती है इनका नाम क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों जर्म सेल मिलकर के अपनी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, और सबका जो है अपने अपने हिस्से का काम रहता है। एक्टोडर्म जो होती है ये बाहरी स्ट्रक्चर को बनाता है, मेनली नर्वस सिस्टम को बनाता है, स्किन की जो जर्म सेल रहती हैं उसको बनाता है, एपिडर्मिस को बनाता है, टूथ की इनेमल को बनाता है ना, ये सारी चीज़ें कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। जो मेसोडर्म रहता है ये क्या करता है, जितने भी स्मूथ मसल्स वाला काम जो है वो कौन बनाता है, सारे सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कौन करता है, मेसोडर्म करता है। तो मेसोडर्म मसल्स का निर्माण करता है, बोन का करता है, इसके अलावा सारे रेस्पिरेटरी जीआई सारे अपने सिस्टम रहते हैं इनका निर्माण करता है, कौन करता है, मेसोडर्म करता है। तो बोन और मसल्स का डेवलपमेंट कौन करती है, मेसोडर्म करती है। और मेसोडर्म कहाँ से बनता है, मेसेनकाइमा से बनता है। मेसोडर्म खुद कहाँ से बनता है, मेसेनकाइमा, और मेसेनकाइमा कौन बनाता है, सिंसिजियो जो है ट्रोफोब्लास्ट रहती है, सिंसिजियो साइटोट्रोफोब्लास्ट, वो बनाता है मेसेनकाइमा। और मेसेनकाइमा कौन क्या करता है, मेसोडर्म को बनाता है। मेसोडर्म बच्चे के अंदर ब्लड वेसल्स बनाता है, और इसके अलावा जितने भी अपने सिस्टम होते हैं उनका मस्कुलर डेवलपमेंट कौन करता है, मेसोडर्म करता है। इसके अलावा पीछे रह जाती है एंडोडर्म। तो एंडोडर्म अब क्या करेगी, जो सारे सिस्टम मेसोडर्म ने बनाए इनकी जो इनर लाइनिंग रहती है एपिथेलियम की, वो लाइनिंग सारी कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाता है। तो इंटरनल काम सारे जो रहते हैं वो एंडोडर्म के रहते हैं, बीच के काम जो रहते हैं वो सारे कौन करता है, मेसोडर्म। और एक्टोडर्म जो है बाहरी स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करता है, जैसे स्किन बना दी एंड जो है नर्वस सिस्टम अपना बना दिया, क्रेनियम वाला, ये सारी चीज़ें हैं, ये कौन बनाता है, एक्टोडर्म बनाता है। बाहरी ढांचा बॉडी का एक्टोडर्म बनाता है, बीच के जो स्ट्रक्चर ऑर्गन सारी चीज़ें वो कौन बनाता है, मेसोडर्म, और उसके अंदर की लाइनिंग कौन बनाता है, एंडोडर्म बनाता है। मोटा मोटा आपको ऐसे याद रखना है। इसके अलावा जब आप इन तीनों का डिटेल डिस्कशन पढ़ते हैं तो इसके अंदर सारी चीज़ रहती है कि कौन सा ऑर्गन कौन बनाता है, किस ऑर्गन की कौन लाइनिंग कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें भी थ्योरेटिकल लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊँ। तो इसका आंसर क्या है, मेसोडर्म जो है बोन और मसल्स का डेवलपमेंट करता है। आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन डिलीवरी के कितने समय के अंदर दे देना चाहिए। एंटी-डी कब लगाते हैं, क्यों देते हैं, किसके लिए देते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 24 आवर, ऑप्शन बी है 48 आवर, ऑप्शन सी है 72 आवर, और ऑप्शन डी है 30 आवर के बाद। डिलीवरी के कितने समय के अंदर जो एंटी-डी गामा ग्लोबुलिन दे देना चाहिए।
ये कब देते हैं, जब कंडीशन क्या हो जाती है RH इनकम्पेबिलिटी वाली। क्या, RH इनकम्पेबिलिटी। RH इनकम्पेबिलिटी कब होती है, जब मदर जो है इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव, और बच्चा कैसा है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, और ये दोनों का आपस में जब मिलन होता है, एक मदर जिसका खुद का ब्लड ग्रुप कैसा है, नेगेटिव, और उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, पॉजिटिव, तो ये बच्चा जो है, ये तो फर्स्ट बच्चा अगर है तो ये बिल्कुल सही सलामत पैदा हो जाएगा, इसके अंदर कुछ नहीं होगा, इस बच्चे के अंदर कुछ भी नहीं होगा, ये सही सलामत पैदा हो जाएगा। लेकिन जब ये बच्चा पैदा होगा तो एक जो है एंटीबॉडी मदर की यूट्रस के अंदर छोड़ के आता है, और जब भी मदर नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होगी तो उस समय भी अगर बच्चा जो है पॉजिटिव है और मदर का ब्लड ग्रुप तो लॉन्ग लाइफ नेगेटिव ही रहेगा, तो तब क्या होगा, तब ये जो एंटीबॉडी यूट्रस के अंदर ये बच्चा पहला बच्चा छोड़ के आया है, तो ये एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट लड़ेगी, उस एम्ब्रियो के अगेंस्ट, और उसके अंदर क्या है, RH इनकम्पेबिलिटी वाली जो लड़ाई स्टार्ट होगी। ऐसी कंडीशन के अंदर कई बार तो जो है बच्चा जो है पैदा नहीं हो पाता, उसके अंदर हाइड्रोप्स फिटालिस बन जाता है ना। RH इनकम्पेबिलिटी वाली कंडीशन के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट बेबी के अंदर हाइड्रोप्स फिटालिस हो जाता है। हाइड्रोप्स फिटालिस का क्या मतलब है, उसकी पूरी बॉडी की नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी, उसके अंदर क्या है, फ्लूइड फिल हो जाएगा। मेनली कहाँ पे होगा, हेड के अंदर फ्लूइड फिल हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोप्स फिटालिस बोलते हैं। और अगर वो बच्चा पैदा हो भी गया तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या रहेगी, जो एक्सेस RBC का डिस्ट्रक्शन होगा और उसके अंदर ब्लूरिबिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और जो जिसमें ब्लूरिबिन ज़्यादा बढ़ता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। तो जो है इस कंडीशन को रोकने के लिए, सेकंड बच्चे के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिलीवरी के विथिन 72 आवर्स के अंदर NTD का इंजेक्शन लगा देते हैं इस एंटीबॉडी को ख़त्म करने के लिए। मदर को इंजेक्शन लगा देते हैं NTD का, ताकि इस एंटीबॉडी को ये क्या कर दे, ख़त्म कर दे, ताकि आने वाले बच्चे के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो जो है NTD कब लगाते हैं, तो विथिन 72 आवर्स के अंदर लगा देते हैं। आंसर C इज़ द करेक्ट आंसर। अगर इसकी डोज आपको पूछे तो ये 2 डोज इसकी पड़ी जाती है। अगर एबॉर्शन हुआ है ऐसी कंडीशन के अंदर 50 मिलीग्राम देते हैं अपन, है ना, 50 मिलीग्राम देते हैं। और डिलीवरी के बाद में अगर NTD लगा रहे तो वो कितना होता है, 300 मिलीग्राम रहता है। ये चीज़ अभी आपको याद रखनी है। कई बार एग्जाम के अंदर इसकी डोज पूछी जा सकती है। टाइमिंग अगर आपको पूछे तो आपको देना है डिलीवरी के विथिन 72 आवर के अंदर जो है लगा देते हैं। अगर आपने 10 घंटे बाद लगा देते तो और बढ़िया बात है, लेकिन इसका सही आंसर क्या जाएगा, विथिन 72 आवर अगर आप लगा देते हैं तो ये क्या है, कामयाब होता है। कब, जब इस कंडीशन को रोकने के लिए, RH इनकम्पेबिलिटी वाली कंडीशन को रोकने के लिए। फर्स्ट बच्चे के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन वो बच्चा जब फर्स्ट पैदा होता है तब वो एंटीबॉडी यूट्रस के अंदर छोड़ के आता है। नेक्स्ट भी बच्चा जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला होगा तो उसके अंदर क्या है, हाइड्रोप्स फिटालिस वाली कंडीशन पैदा हो जाती है RH इनकम्पेबिलिटी की वजह से। तो इसका आंसर क्या है, C। नेक्स्ट MCQ अपना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल वॉल इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर जो है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है वेजाइनल वॉल का, तो उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, प्रेगनेंसी के कुछ साइन अपन पढ़ते हैं। ये साइन कौन से थे, प्रोबेबल साइन के अंदर अपन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है सर्वाइकल राइपनिंग, ऑप्शन बी ओजेंडर साइन, ऑप्शन सी है चैडविक साइन, ऑप्शन डी है गुडेल साइन। तो ये सारे साइन आपको पढ़ने हैं, और ये इन साइन से कई बार 1 से 2 MCQ एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है किसका, वेजाइनल वॉल का, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, चैडविक साइन, या इसका एक और नाम होता है, क्या नाम है इसका, जैक्यूमर साइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैक्यूमर साइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। चैडविक साइन और जैक्यूमर साइन एक ही होते हैं। इसको एक और नाम देते हैं डस्की यू के नाम से भी एग्जाम के अंदर नॉर्सेट पूछता है, डस्की यू, है ना, डस्की यू के नाम से भी इसको पूछा जाता है, जैक्यूमर नाम से पूछा जाता है, चैडविक नाम से पूछा जाता है। वेजाइनल वॉल का डिस्कलरेशन होना क्या कहलाता है, चैडविक साइन कहलाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के अंदर कुछ और साइन रहते हैं, उसको भी आप देख लें। ओजिएंडर साइन क्या होता है, ओजिएंडर साइन क्या होता है, तो आपको बताना है। ओजिएंडर साइन जो है अपनी जो वेजाइना है, वेजाइना के अंदर जो फोर्निस होते हैं उसके जो पास में जो है पल्सेशन का जो है इंक्रीज हो जाते हैं। पल्सेशन जो पल्स फील होती है अपने को, वो जो रिदम है वो पल्सेशन वाली रिदम ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको अपन बोलते हैं ओजिएंडर साइन। इसके अलावा एक और साइन रहता है जिसका नाम है गुडेल साइन। क्या नाम है, गुडेल साइन और हैगर साइन के अंदर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गुडेल साइन और हैगर साइन के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। हैगर साइन कब बोलेंगे, जब यूट्रस का लोअर सेगमेंट, यूट्रस का लोअर सेगमेंट सॉफ्ट हो रहा है तो उसको अपन बोलते हैं हैगर साइन। और सर्विक्स सॉफ्ट हो रही है, सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गुडेल साइन। इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना। हैगर साइन और गुडेल साइन के अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं।
तो गुडेल साइन क्या होता है, सर्विक्स सॉफ्ट होती हैं लगभग 6 वीक के आसपास, तो उसको अपन बोलते हैं गुडेल साइन। और यूट्रस का लोअर सेगमेंट सॉफ्ट होता है तो उसको अपन बोलते हैं हेगर साइन। इसके अलावा इसके अंदर एक और साइन पढ़ते हैं, पाल्मर साइन। क्या पढ़ते हैं, पाल्मर साइन। तो पाल्मर साइन के अंदर क्या है, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जब यूट्रस का अपन करते हैं तो जो है इनिशियली प्रेगनेंसी के अंदर 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फील होते हैं जिनकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड फिर वापस 30 सेकेंड ऐसे रहती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है यूट्रस जो है वो क्या है, ग्लोबुलर और सॉफ्ट होने लगता है। तो धीरे धीरे ये ड्यूरेशन 30 सेकेंड के बाद 90 सेकेंड फिर 120 सेकेंड इस तरीके से इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, तो इसको अपन फील नहीं कर पाते। लेकिन इनिशियली लाइफ के अंदर, इनिशियली प्रेगनेंसी के अंदर 4 to 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर क्या है, रेगुलर रिदमिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को फील कर पाते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, पाल्मर साइन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा एक और साइन रहता है, पिस्कासेक नाम से रहता है। क्या नाम रहता है उसका, पिस्कासेक साइन। पिस्कासेक साइन के अंदर क्या होता है, एक और साइन रहता है जिसका नाम क्या है, पिस्काचेक साइन के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अंदर क्या है, जैसे मान लो यूट्रस के इस पोल के अंदर यूट्रस का क्या है, बच्चे का इम्प्लांटेशन हुआ, तो जिस तरफ इम्प्लांटेशन होता है उस तरफ बच्चे की जब ग्रोथ होती है तो यूट्रस क्या है, एसिमेट्रिकल दिखने लग जाता है। यहाँ से यूट्रस लोअर साइड दिखता है, यहाँ से बड़ा दिख रहा है, तो यूट्रस की जो देखने का एनलार्जमेंट होता है यूट्रस का वो कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिकल ग्रोथ रहती है यूट्रस की। जिस तरफ इम्प्लांटेशन होता है उस साइड यूट्रस की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो उसको अपन बोलते हैं पिस्कासेक साइन बोलते हैं। ये भी 8 to 10 वीक प्रेगनेंसी के आसपास देखा जाता है। इसके अलावा एक लेडिन साइन भी पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ते हैं, लेडिन साइन भी पढ़ते हैं। तो लेडिन साइन के अंदर क्या होता है, यूट्रस और सर्विक्स का जो सेगमेंट रहता है, मान लो ये यूट्राइन कैविटी है, ये क्या है यूट्रस की बॉडी और ये क्या है सर्वाइकल ओस, तो ये जो सेगमेंट रहता है इसको अपन बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं, इस्थमस। तो इस्थमस की जब सॉफ्टनिंग होती है तो उस साइन को अपन क्या बोलते हैं, लेडिन साइन बोलते हैं। सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती है तो गुडेल साइन होता है। यूट्रस का लोअर सेगमेंट सॉफ्ट हो रहा है तो उसको अपन हेगर साइन बोलते हैं। तो इन चीज़ों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा ओजिएंडर साइन, जैक्यूमर साइन, चैडविक साइन, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये MCQ समझ में आ रहे हैं, इसके कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ कर कंसेप्चुअल स्टडी कर सके।